हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या करना है, वेट अपॉन मोलार वेट, 1 मोल आ गया इसके, वेट अपॉन मोलार वेट एडी, इसके आगे 2 मोल, CaBr2 इज आंसर। क्लियर है? यस सर। A2 from Sanika, 16 gram of an ideal gas occupy this many liter, find the value of X. A2 number of moles, weight by molar weight, volume by 22.4, वेट 16 दे रखा है, मोलार वेट कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम 5.6 लीटर। चलो मोलार वेट आ जाएगा हमारा, ये आया 64। अब सर पार्ट x 1 का का क्या वैल्यू होगा, सो दैट द मोलार वेट विल बी 64। सानिका क्या होगा x का वैल्यू? सर आप ये पार्ट 2 पार्ट का है। बता रहे, B2 और A2। यस सर, ये आपने पार्ट 2 खोला है। चलो तो एक काम करो, पार्ट 2 के मैंने बता दिए हैं, पार्ट 2 के डाउट्स पूछ लो बचे हुए। इज देयर एनी अदर डाउट इन पार्ट 2? पार्ट 2 में कोई डाउट है क्या? A2 B2 दो क्वेश्चन तो बता दिए, A1 B1 B3 B4 में से कोई डाउट है? सर B4। B4 part 2 is a molecular substance containing 21 atoms of carbon per molecule. B4 में परसेंटेज दे रखा है 69.98, by definition weight of carbon upon weight of one molecule into 100। परसेंटेज ऑफ कार्बन, एक मॉलिक्यूल में जितने भी कार्बन है उसका वेट अपॉन एक मॉलिक्यूल का वेट into 100। चलो कितने कार्बन एटम्स हैं? 21 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल, और एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12। 21 into 12 upon n into 100 is 69.98। m के लिए सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। यस सर। पार्ट 2 एनी अदर डाउट? सर ये कॉर्टिजोन क्या होता है? सर क्या? सर ये B3 कॉर्टिजोन क्या होता है? मुझे भी नहीं पता, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करना है ये पता है मुझे बस, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। मतलब मुझे पता है बट तुम्हें भी कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैंने बोला। A compound have 8% sulfur by mass, its least molecular mass। चलो एक हेडिंग लिखो अपने लेक्चर नोट्स में, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। हेडिंग मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। लिखा हेडिंग? यस सर। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। अब एक काम करो, इसको जस्ट एक एग्जांपल के फॉर्म में लिख लेते हैं। इतना लिखो, फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास 1 एटम पर मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड। 1 एटम, you need to write minimum molecular mass heading में, for minimum molecular mass 1 atom, for minimum molecular mass 1 atom per molecule is considered। आज बच्चे इतने कम क्यों हैं? क्या रीजन है? एनी आइडिया? स्टेटमेंट रिपीट करो ना एक बार। For minimum molecular mass 1 atom per molecule is considered। अब एग्जांपल लिखो। जो क्वेश्चन है ना B3, उसको एग्जांपल के फॉर्म में लिख लो। A compound have 8% sulfur by mass, then find its minimum molecular mass।
A compound have 8% sulfur by mass. Find its minimum molecular mass. Sir, please repeat. क्या रिपीट करूं? क्वेश्चन लिखा है B3 बुकलेट में, B3 पार्ट 2 वो लिखना है तुम्हें, उसको मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ एग्जांपल के फॉर्म। ठीक है? Yes, sir. जस्ट अ मिनट ना, उसको मैं सॉल्व करता हूँ, मैं एक बार अटेंडेंस चेक कर लूं। J3 काफी सारे बच्चे हैं, J3 में इतने कम क्यों अटेंड कर रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग? 45 काउंट है मेरे पास। ओके, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, बोल करना, तो प्रेजेंट बोलते जाना, और मैं उसमें चैट बॉक्स में नहीं देखूंगा कि मैं इसमें देख रहा हूँ अटेंडेंस। आर्य अग्निहोत्री, प्रेजेंट। आयुष गोयल, प्रेजेंट सर। अदिति कुलकर्णी, अपूर्वा, अपूर्वा तो शायद लेफ्ट है ना, अथर्व, अथर्व इज देयर और नॉट, भूमिका, Present, sir. चेतन, प्रेजेंट सर। चेतन के बाद है देवेन बागुल, देवेन बागुल इज नॉट देयर, धीरज, ईशा, Present, sir. गायत्री, Present, sir. हर्ष जादव, हर्ष जादव इज नॉट देयर, हिरम जोशी, हिमांशु, हिरम जोशी इज नॉट देयर, हिमांशु, हिमांशु कैन यू हियर मी? मैं एब्सेंट लगा रहा हूं हिमांशु तुम्हारी। ईशान, कल्याणी, Present, sir. कनिष्का, कौस्तुभ, कृष्णा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। कृष्णा, दोनों कृष्णा प्रेजेंट है, कृष्णा किरवे इज प्रेजेंट। कृष्णा किरवे इज प्रेजेंट, कृष्णा माली, तुम्हारी क्लास में ना ये भी, कृष्णा माली भी, यस सर। मधुरा, मधुरा इज नॉट देयर, मृणाल, Present, नचिकेत, Yes, sir. नीरज, प्रेजेंट। प्रणव, प्रथमेश, प्रेजेंट सर। यस सर, प्रेजेंट। प्रथमेश, प्रथमेश दो है, प्रथमेश पताड़े एंड प्रथमेश, पहले प्रथमेश पताड़े बताओ प्रेजेंट है या नहीं है? सर प्रथमेश पताड़े प्रेजेंट। मैं प्रेजेंट हूँ। प्रथमेश सोनवाने, प्रथमेश सोनवाने इज देयर और नॉट? राहुल पाठक, रोशद, सानिका, सानिसा,
तो सानिका प्रेजेंट. Tanisha is not there. Shradul, Present, sir. Shekhar, Soham, प्रेजेंट सर. Shaurya. प्रेजेंट सर. यस सर. ये जो भी बच्चे सीरियल नंबर से इंटर नहीं हुए हैं, इंटर हो सीरियल नंबर से. श्रिया, प्रेजेंट सर. सुदर्शन जादव. प्रेजेंट. Sudarshan is there, na? Okay. यस सर. Swami. Swamin is not present. Utkarsh, Present, sir. Yash. Yash is there or not? Yash हो गया है क्या? चारू दत्ता, प्रेजेंट सर. जयदीप सोनवाने, Jaydeep is there or not? Shivanand, Yes, sir. Vivek Kumar. जस्ट मुझे 1 मिनट दो ना, इन बच्चों के नाम मैं भेज देता हूँ ताकि पेरेंट्स को कॉल हो जाए. Excuse me, sir. यस Aditi Kulkarni is present, sir. यस, हमारी प्रेजेंट लगा दी थी. अथर पेसारे, देवेंद्र बागुल. ओके, कहां पे थे हम? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पर. B3 मतलब तुम्हें क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा होगा
परसेंटेज by mass or weight by weight percentage, weight of sulfur upon molecular mass into 100, हमें ये दे रखा है 8%। अब मिनिमम मॉलिक्यूलर मास चाहिए हमें, वेट ऑफ सल्फर, एक एटम का वेट होता है सल्फर का 32, लेट से उसमें x एटम है 32x, वन मॉलिक्यूल कंटेन वन सल्फर एटम, तो हम x को 1 ले लेंगे, वन मॉलिक्यूल कंटेन 2 सल्फर एटम, x 2 हो जाएगा। So x number of sulfur atoms per molecule upon molecular mass into 100. X number of sulfur atoms per molecule. m के लिए जब तुम सॉल्व करोगे तो 32 से डिवाइड करोगे, 3200 x अपॉन 8। चलो ये मिनिमम चाहिए, x का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? If you want to have minimum molecular mass, तो x का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 1 मिनिमम ले लेंगे ना, ये मिनिमम 0 तो होगा नहीं, 0 होगा तो मोलर मास 0, which is not possible, तो ये 0 नहीं लेंगे, इसको 1 ले लेंगे। 1 एटम पर मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड फॉर मिनिमम मॉलिक्यूल। सर वो होल नंबर में ही होना चाहिए क्या? क्या नंबर ऑफ एटम्स फ्रैक्शनल में हो सकते हैं क्या किसी भी मॉलिक्यूल में? नो सर। नो सर। ठीक है, x1 3200, 4 आ गया 400। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन? यस सर। नेक्स्ट पार्ट 1 कंप्लीट, चले हम पार्ट 2 पर, सॉरी सर पार्ट 2 कंप्लीट। पार्ट 1 पे आ जाते हैं हम। A2 and B2, a gaseous mixture of H2 and N2O gas contain this percentage. At least sir. मैक्सिमम पूछ सकते हैं क्या? तो B3 टाइप में मैक्सिमम पूछ, मैक्सिमम विल बी इंफिनिटी, x तो इनफाइनाइट रख दो, सो मैक्सिमम पूछना इज मीनिंगलेस, क्लियर? मैक्सिमम इंफिनिटी पॉसिबल हो सकता है थियोरेटिकली। चलो A2, average molecular mass is defined as total weight by total moles. So यहाँ पर total weight परसेंटेज दे रखा है, हमने टोटल वेट ही एज्यूम कर लिया 100 ग्राम है। 100 ग्राम में 66 ग्राम, these are the moles of N2O, and remaining 34%, 34 gram, these are the moles of H2O. Clear? So total weight 100 gram, moles of N2O plus moles of H2, not H2O, H2. So इसके मोल्स को लिखा weight by molar weight, weight by molar weight. कैलकुलेशन तुम्हारे लिए छोड़। आया समझ में? Yes sir. क्या? Yes sir. Yes sir. यस सर। सॉरी, नहीं आ रहा है। समझ में आया? समझ में? यस आया सर, समझ में ऐसा। Okay. B2, we had already done B2. ऐसा क्वेश्चन है इस टाइप का, या हमने जो पहले वो 21 कार्बन एटम्स दे रखे थे वैसा क्वेश्चन। यहाँ पे 1 आयरन एटम है, एग्जैक्टली B2 में 4.6%, 1 आयरन एटम, एक आयरन का मास होता है 56/1 m into 100। सो तीसरा क्वेश्चन है इस टाइप का, एक ये, दूसरा ये और एक कार्बन एटम और, ठीक है? हो जाएगा अभी। मास ऑफ आयरन, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू 100 इज परसेंटेज।
Yeah. Yes, Yes, sir. Any other doubt in this exercise? No, sir. Good. Sir. मुझे ये बताओ पहले तो हैंड रेज करके कितने बच्चों ने वो 40 क्वेश्चन जो शेयर किए थे वो किए हैं। हैंड रेज करो कितने बच्चों ने किए हैं। आई एम गोइंग टू काउंट इट। 7 स्टूडेंट, 8 9 10 11 12 13। जिसने किया वही हाथ खड़े करना ना, मैं बुलवा सकता हूँ व्हाट्सएप पे अभी। जैसे ही बोला हैंड रेज होना बंद हो गए। 15 आउट ऑफ 40। चलो देखो ऐसा है, मैं थोड़ा सा तुम्हें इन जनरल थोड़ी सी हम बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक तो मैं हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज से, मतलब पता नहीं तुम अटेंडेंस को लेकर क्यों सिंसियर नहीं हो, तुम समझ ही नहीं रहे हो शायद कि हम कितने क्रूशियल उस पे स्टेज पे हैं लाइफ के। मतलब एक होता है हम लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, एक होता है हम लाइफ में हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बट स्मार्टली कर रहे हैं। और मेहनत तो देखो ऐसा है कि एक मजदूर, एक बोझा ढोने वाला जिसे हम्माल बोलते हैं, वो भी करता है और शायद कहीं हो सकता है दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत ही वो कर रहा हो, फिर भी शायद वो एक दिन के कुछ 200 रुपए 300 रुपए उसे मिलते हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा तुम ये समझो कि हम लाइफ में किस स्टेज पे और हमें कब मेहनत करनी है और कैसे करनी है। मतलब अदरवाइज सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, कोई सेंस नहीं निकलेगा चीजों को लेकर। तुम एक सब्जेक्ट का, एक चैप्टर का मैंने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, पहले 2 लेक्चर मिस करते हो, थर्ड अटेंड करते हो, फिर फोर्थ मिस करते हो, फिर कुछ अटेंड करते हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे लिए वो कुछ फ्रूटफुल होगा? यदि कुछ मिस किए कुछ अटेंड कर रहे हैं तो मतलब कोई सेंस, जो अटेंड कर रहे हैं वो एफर्ट्स हमारे वेस्ट जा रहे हैं। हमने कोचिंग अटेंड ओवरऑल ज्वाइन किया, इतना प्रेशर लिया, मेंटल प्रेशर लिया, वो वेस्ट जाएगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा मेंटल प्रेशर नहीं लेना है, या तो पूरा लें या छोड़ छाड़ दें, कोई सेंस नहीं है उसका। ऐसा है मेंटल प्रेशर किस चीज का लेना है, मुझे बिल्कुल इस चीज का प्रेशर नहीं लेना है कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मुझे प्रेशर इस चीज का लेना है मैं अपनी ड्यूटी करता चलूं। अच्छा तुम में से कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? मतलब थोड़ा बहुत सुना है, पढ़ा है? थोड़ा सा मैंने भी आज तक पढ़ी नहीं है। उसके कुछ कुछ कहीं पे कुछ सिर्फ थोड़ा कोट्स मिलते हैं वो जरूर देखें। और बहुत कुछ चीजें लिटरली मतलब गीता की बहुत इफेक्टिव हैं। मतलब हमारे हाथ में कर्म है, वी कैन डू लाइक आवर जॉब, हम फाइनल रिजल्ट को हमारे हाथ में नहीं है, वी कांट थिंक अबाउट दैट कि क्या होगा क्या नहीं होगा। करना हमारा कर्तव्य है जो हमें एक्चुअली करना है, और फल जो मिलेगा वो हमारे हाथ में है ही नहीं, जो मिलना है मिलना ही, उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। That means result, whatever the result doesn't matter, but ये बहुत मैटर करता है कि हम कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ जिंदगी भर लाइफ टाइम तुम हार्डवर्क करते रहो, एंजॉय भी करो, टाइम आने पर सारी चीजें करो। अब तक 10 तक एंजॉय कर रहे थे लाइफ को, सबसे ज्यादा वैसे एंजॉयमेंट का लाइफ का टाइम होता ही बचपन का है, 10th। बचपन 10th में खत्म हो जाता है बस। क्लियर? अब 11 12 में थोड़ा सा तुम्हें सिंसियरली रहोगे इफ यू आर इन द साइंस फील्ड। मतलब हम इतना सा चीजों को समझे, कितना डिफरेंस आ सकता है थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत से। मैं तुमसे पूछूंगा कितने बच्चों को लगता है कि तुम्हारे मम्मी पापा जो भी जॉब कर रहे हैं या इवन हाउसवाइफ भी है मम्मी, तो कितने लोग से पूछूंगा कि कितने लोग लगता है कि मेहनत करते हैं, तो शायद मुझे लगता है सारे बच्चे हाथ खड़ा करें। मेरे मम्मी पापा ने भी मेहनत, मतलब वो भी करते हैं, करते थे, सब कुछ था। तो मेहनत तो लाइफ में हमेशा जॉब के टाइम पे भी करना ही है। अब तुम पे ये क्वेश्चन आता है तुम किस पोजीशन पे जाके मेहनत करना चाहते हो। ये 2 साल 3 ऑप्शन है सिंपल सा इंजीनियरिंग में मेरे पास। मैं आईआईटी एडवांस निकालूं, मैं आईआईटी मेंस में अच्छा रैंक ले आऊं, मैं सीईटी दे दूं। फिर उसके बाद यदि दोनों ऑप्शन मेरे से फुलफिल नहीं होते तो आईआईटी फर्स्ट रैंक 23 आईआईटीज ने इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस इंजीनियरिंग के। सेकंड, if I am going to NITs again further 25-30 ये कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के, NITs और GFTI गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट एंड ऑल, जो टोटल 40 to 50 कॉलेजेस मान लो, 50 वो 23 ये 73 कॉलेज, और 8-10 अच्छे कॉलेज मान लो, 80-85 देयर आर वेरी गुड कॉलेजेस इन इंडिया। थर्ड अब मेरे पास है, मैं सीईटी के थ्रू के बाद में एडमिशन ले लूं, ऐसा है। और फिर जिंदगी भर में मेहनत करता रहूं और फिर भी कभी भी उस पोजीशन पे नहीं जा पाऊंगा जहां मैं एक्चुअली आईआईटी एंड एनआईटी से जा सकता हूँ। सो अभी मैटर बिल्कुल ये तो कर ही नहीं रहा है कि हमारा आईआईटी में होगा नहीं होगा। इंजीनियरिंग के लिए अच्छी बात ये होती है
कि यदि हम थोड़ा भी बेसिक भी करते रहेंगे तो हम ऐसी जगह तो पहुंच जाएंगे जहां हम डिजर्व करते हैं, और थोड़े थोड़े में भी बहुत डिफरेंस यहाँ पे आ सकता है। ऐसा है IIT में सीधे सी बात करता हूँ, हम डे वन से मतलब बचपन से हमारे दिमाग में जो बिल्कुल डाला जाता है ऐसा है इंडियन, और ट्रू भी एक सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान वाली बात है। तो जब तक हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं होगी मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। सो कितनी सैलरी मिलेगी, कहाँ से क्या होगा, यदि मैं डायरेक्टली उस पॉइंट पे आता हूँ तुम्हें बताऊं, तुम IIT से पास आउट होते हो, तुम्हारे सामने 4 से 5 जॉब ऑप्शन होंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन। क्लियर? सैलरी, एवरेज सैलरी बता रहा हूँ मैं 1.5 लाख होगी, और हमें जॉब सिलेक्ट करना होगा, चलो ये जॉब है या ये है या कौन सा हमें करना है, किस फील्ड में हमें जाना है, क्या करना है, या हमें मास्टर्स के लिए जाना है। ये मैंने एवरेज सैलरी बताई। नो डाउट कुछ पैकेजेस ऐसे भी तुमने सुने होंगे कि 1 करोड़ 50 लाख 80 लाख, तो वो भी होते हैं, तुम एक्सट्रीम करोगे वहां तो वो भी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक एवरेज बच्चा जो वहां जाके एवरेज भी तुम करते हो, दिन में एवरेज 1 घंटे भी पढ़ लेते हो तब भी इनफ है, ऐसा है वहां जाके। और उसके बाद है सेकंड NITs, वहां से जब तुम इंजीनियरिंग करते हो तो जॉब तुम्हें मिल जाएगा, नो डाउट, मतलब श्योरिटी की जॉब तो मिल जाएगा। सैलरी विल बी अराउंड 40-50,000, मतलब एवरेज सैलरी NITs की IIT से 50% होती है, 50-60%। तो IIT से पास आउट होने के बाद और NIT से पास आउट होने के बाद उस पोजीशन पे जाने के लिए इट विल टेक अराउंड 3-4 इयर्स, मतलब हम 3-4 साल पीछे ही चलते रहेंगे हमेशा। यदि हमने NIT मतलब हम 3-4 साल का डिफरेंस क्रिएट हुआ है IIT और NIT में। अब हम आते हैं थर्ड कैटेगरी, लोकल इंस्टीट्यूट्स, स्टेट लेवल CET के थ्रू जो हमने लिया, यहाँ से 70-80% चांसेस तो है कि कैंपस प्लेसमेंट होगा ही नहीं हमारा, जॉब मतलब कैंपस से तो नहीं लगेगी। 2-4-6-8 महीने फाइट मारेंगे, कुछ कोर्स करेंगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा कोर्स एक्स्ट्रा वैल्यू एड करेंगे, तब जाके शायद कहीं जॉब लग जाए। एवरेज सैलरी आज की तारीख में जो हम एवरेज कॉलेज यहाँ से इंजीनियरिंग करते हैं तो 10-20,000 पर मंथ ये रहती है, जिसमें ऐसा है कि तुम्हारा खुद का भी एज अ बैचलर भी कहीं रह रहे हो, खर्चा नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ, तो निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और शायद 40-50 तक जाते जाते तुम्हें फिर 5 साल 7 साल लग जाएंगे, तो फर्दर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 to 7 years, और तुम उस पोजीशन पे तो कभी भी नहीं जा पाओगे जो एक IIT से पास आउट होने के बाद, मतलब उतना किसी भी कंपनी में उस पोजीशन को ले लो या एक सोशल रिस्पेक्ट ले लो, तो अभी तुम्हारे हाथ में कि तुम क्या करना चाहते हो, सिर्फ ये 2 साल 11-12, और हमारा कैरियर पूरा का पूरा इस पर डिफाइंड है। मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ, मैं 10th तक बिल्कुल ऐसा स्टूडेंट नहीं था कि बहुत ज्यादा पढ़ता था या बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था, जस्ट जो चल रहा है लाइफ में चल रहा है, मतलब बिल्कुल किसी चीज का टेंशन नहीं। अगले दिन बोर्ड का भी एग्जाम है ना, हॉस्टल में रहता था, एक तो मैं नवोदय में पढ़ा हुआ था, हॉस्टल में था, तो घर वाले तो बोलने वाले थे ही नहीं मेरे कोई भी कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो जो जब लग रहा है करना है, ऐसा है। तो 24 घंटे में से मैंने 1 घंटे भी पढ़ा होगा ना बोर्ड एग्जाम के पहले भी, तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे तो पता भी नहीं था 10th तक की पढ़ाई कैसे की जाती, मतलब इतना भी पढ़ा जाता है। क्लास में टोटल 50-60 स्टूडेंट थे, मेरी पोजीशन 20-21 थी। 10th में CBSE में मेरे 59% थे, 60 भी नहीं आए। एक वो फेज था, नो डाउट मुझे साइंस में इंटरेस्ट था, स्पेशली मैथ्स में इंटरेस्ट था मुझे, ऐसा था। अब मैं 10th से 11th का रिजल्ट आता है, यहाँ पे डिसाइड करना था साइंस में जाना है कॉमर्स में जाना है। तो जस्ट मैं बता रहा हूँ, मुझे एक मैंने शायद पहले भी ये स्टोरी बताई होगी, बताई तुम्हें? यस Yes, सर। sir. यस सर, यस सर। एक मुझे एक रिलेटिव मिले और वो 15 मिनट का 20 मिनट का इंटरेक्शन, सिर्फ 15-20 मिनट ने मेरे दिमाग में ये भर दिया कि नहीं मुझे तो ये करना है, कुछ भी हो जाए। जब मैंने IIT के बारे में सुना क्या होता है क्या नहीं होता है, नो डाउट उनकी सैलरी के बारे में भी सुना और उनका जो फर्स्ट जॉब था उसके बारे में भी सुना, तो वो सिर्फ 15-20 मिनट थे, उससे मुझे इतना में क्लिक हुआ। और अच्छा, मेरे घर वाले तो कभी उनको एक्सपेक्टेड था ही नहीं कि मैं पढ़ूं लिखूं। एक छोटा सा दुकान थी, शॉप थी, बिजनेस बैकग्राउंड था, बिजनेस मतलब टाटा अंबानी वाले कुछ भी नहीं थे, एक दुकान थी छोटे से टाउन में। तो उनका तो सिर्फ ये कहना था पढ़ ले तो अच्छी बात है, नहीं तो आके दुकान पे बैठना है तुझे। तो ऐसा था, वो 15 मिनट ने मुझे इतना फ्यूल्ड अप किया कि नहीं मुझे तो करना ही, कुछ भी हो जाए। बैठ कर एक्चुअली मैंने किसी से पूछना तो अपनी जगह, बट मैंने बैठ के 1 घंटे थोड़ा सा चिंतन किया, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ मुझे कि नहीं यदि मैं कर लूंगा तो शायद ऐसी लाइफ हो। और उन्होंने भी मुझे उस टाइम यही बात बोली थी, वो कोटा से उन्होंने JEE की प्रिपरेशन की थी, बंसल क्लासेस से, बोले 2 साल तो यदि पढ़ लेगा ना तो लाइफ में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तू आज तेरी इमेज क्या है, फैमिली हो गई, सोसाइटी हो गई, और उसके बाद क्या हो, मनी वनी तो खैर मिलना ही है आगे जो भी है। तो शायद वो मैंने रियलाइज किया और मैंने यही सोचा कि अब 2 साल करके देख लेते हैं,
लाइफ में कुछ अलग भी करके देख लेते हैं जो अभी तक नहीं किया है, कुछ अच्छे से हो सकता है लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाए। तो वो 2 साल मतलब मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कभी ना पहले मेहनत की उसके ना बाद में की, बट वो 2 साल मैंने इतनी मेहनत की थी। मैं बस में भी अपने होम टाउन जा रहा था, जो वहां से जाता था 3 घंटे का रास्ता था, जो दचके वाला रोड था काफी, और उसमें भी मेरे सामने बुक रहती थी कि चलो मैं लिख नहीं पाऊँ तो कुछ तो पढ़ लूँ उस 3 घंटे में भी, 3 घंटे खराब कैसे कर लूँ। मतलब इतना डेडिकेशन एक अंदर से ही आया था कि नहीं मुझे तो कुछ ये एक बार करना है तो करना ही, कुछ भी हो सकता। और फिर लाइफ में जब ये 2 साल मेहनत करने से चेंजेस आ रहे हैं तो क्यों ना किया जाए। तो वो 2 साल थे जो मैंने मेहनत की। फिर आईआईटी में जाके तो यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो, जैसे जैसे आसपास एनवायरनमेंट है वैसे हम चलते जाएंगे, बिल्कुल मतलब प्रेशर वाली चीज नहीं होती है फिर वहां पर, ऐसा है। और तुम इंटरेस्टेड हो, जैसे कुछ बच्चे रहते हैं कि नहीं हमें तो पढ़ना ही, एकदम पढ़ाकू ही रहना है, बहुत अच्छी बात है, तो तुम टॉपर रहोगे। जो मैं 1-1.5 लाख बोल रहा हूँ शायद तुम्हारे लिए 1-1.5 करोड़ का पैकेज होगा वो, तो फिर वहां तुम अपने अकॉर्डिंग लाइफ जी सकते हो, तुम्हें क्या करना है। बट ये 2 साल यदि तुमसे कोई बोल रहा है तो नो डाउट लग जाओ, शायद बहुत सारी चीजें चेंज हो, ऐसा है। और जिस पोजीशन पे तुम ये 2 साल मेहनत करके जाओगे, शायद नॉर्मल किसी कॉलेज से जाओगे तो 10 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे, आप पहुंच भी नहीं पाओगे कभी वहां। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखो अटेंडेंस वगैरह को लेकर, मतलब क्लास कैसे मिस कर सकते हो। मुझे तो आज तक ध्यान नहीं कि मैं जब तक बहुत ही ज्यादा बीमार नहीं पड़ गया हूं ना, कि बिस्तर से नहीं उठ सकता हूँ, तब तक मैंने कोई क्लास मिस की हो। और अच्छा ऐसा नहीं कि मैं 10th तक भी मैं कुछ सारी क्लासेस अटेंड करता था, मतलब मुझे आज भी ध्यान है 10th तक मैं स्कूल में नीचे लेक्चर चल रहा था, ऊपर छत पे जाके छुप जाते थे कि क्लास अटेंड नहीं करनी, बैठ जाते थे कहीं पर। तो सब कुछ किया है मैंने, भी सब कुछ किया है, बट वो 2 साल सिंसियरिटी दिखा दी है बस, ऐसा। और वो 2 साल मतलब मुझे आज भी अपने लाइफ के, वो 15 साल पहले की बात है एग्जैक्टली, तो 15 साल पहले भी जो 2 साल मैंने जिए थे, मतलब लाइफ में मुझे हमेशा ध्यान देते हैं। और ऐसा है कि कहीं भी एक कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, नहीं मैंने तो लाइफ में 2 साल इतना करा है तो मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ जब चाहूँ, यदि मैं चाहूंगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब ये बात अलग है कि उसके बाद इतनी मेहनत करने का कभी काम नहीं पड़ा, बट एक अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। मैंने आईआईटी क्रैक किया है 2 साल मेहनत करके, 2 लाख बच्चों में उस टाइम 4000 बच्चे सिलेक्ट होते थे, तो वो 4000 बच्चों में मेरी 1000 रैंक आई है ऑल इंडिया। तो इतना सब कुछ किया है, तो कभी भी मेरे को तो कोई भी टास्क दे दो लाइफ में मैं कर लूंगा एक बार। ओके, तो ये कॉन्फिडेंस जो तुम्हें भी अंदर से क्रिएट होगा ना, और ये 2 साल का एक्सपीरियंस, अच्छा ये मैटर नहीं करता है कि एक्चुअली तुम्हारा आईआईटी क्रैक होना हो, बट ये 2 साल का एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा कि इतना बार हम गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, क्योंकि एग्जाम ही ऐसा है। हम कितनी भी मेहनत कर लें, वी आर नॉट गोइंग टू गेट मोर देन 60-70% मार्क्स। तो अच्छी बात है ना, हम इतना करके भी तो देखें, चलो ऐसा भी कुछ रास्ता है जहाँ पे गिरते रहेंगे उठते रहेंगे, गिरते रहेंगे उठते रहेंगे, फाइनल रिजल्ट जो भी हो, ये जो पाथ है ना, ये जो जर्नी है तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी। और यही मैटर करता है, फाइनल डेस्टिनेशन एक्चुअली मैटर नहीं करती, हम जो जर्नी है हमारी लाइफ में, हम कैसे उसको ले रहे हैं, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। और ये चीज नो डाउट रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, बुरा लगता है, हर किसी को बुरा लगता है, बट उसका एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि हमने जो मेहनत की उसका जो एंजॉय किया, वो भी एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। उससे भी कितनी चीजें सीखने को मिले। कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा कभी ऐसा वेस्ट नहीं होता है, जिंदगी में कहीं ना कहीं तो तुम्हें काम आना ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, फर्स्ट टारगेट तो ये रखना है, एनी हाउ हमें तो मेहनत करनी ही हो। बट ये प्रेशर लेके नहीं कि नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या हो, प्रेशर ये लेके नहीं पढ़ा तो क्या होगा। हम अपने आप को बाद में शायद दोष देंगे, हम पढ़ लेते तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। और फिर एक कोविड से सिचुएशन जो शायद बहुत टेम्पररी है, 2 साल 3 साल, ये कोविड जो 2-3 साल आया, इसको पूरी लाइफ को हम अफेक्ट होने दें, हम नहीं होने देंगे इससे। हम जिस भी सिचुएशन में हम हमारे लिए कर रहे हैं, टीचर को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो हम करके दिखाएंगे। थोड़ा सा ऐसा मतलब जब तक तुम जुनून अंदर से नहीं क्रिएट करोगे ना, तो वो बहुत मुश्किल होता है। चलो कहाँ पे थे हम? सर एनआईटी के टॉप कॉलेजेस भी अच्छे हैं ना? एनआईटी सारे अच्छे, मतलब मैंने तुम्हें डिफरेंस बता दिया है, बेसिक डिफरेंस। आईआईटी से क्या 1 से 1.5 लाख एवरेज सैलरी, एनआईटी से क्या तो नौकरी डेफिनेटली लगेगी 40 से 50 हजार सैलरी, और बचा हुआ फिर तो थर्ड कैटेगरी के कॉलेज। नो डाउट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आईआईटी में जाके तुम फेल हो गए, बिल्कुल नहीं पढ़े, तो कुछ नहीं कर सकते उसका तुम। और तुम नॉर्मल किसी कॉलेज से प्रोबेबिलिटी कम होती है, बट 200 में से एक बच्चा ऐसा भी होता है जो बहुत अच्छा भी कर लेता है।
तो किसी रीजन से नहीं जा पाया इस टाइम पर, एग्जाम वाले दिन बीमारी हो गया, उसका एक्सीडेंट ही हो गया, तो मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। पर सब्जेक्ट में आवाज नहीं आई तुम्हारी। पर सब्जेक्ट में आर पड़ता मतलब मैं ऑन एन एवरेज सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देता था, बस मुझे इतना ध्यान है मैथ्स में प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता था। अदरवाइज आई यूज्ड टू गिव ऑल द सब्जेक्ट ऑलमोस्ट इक्वल टाइम, 30-40 मिनट्स एवरेज एक्स्ट्रा मान लो मैथ्स को। सर आप कितने घंटे पढ़ते थे? टोटल इंक्लूडिंग 4.5 और लेक्चर 12 आवर्स। और अच्छी बात ये थी कि मैं पढ़ा तो सही 12-12 घंटे, बट उस 12 घंटे मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ा, वो वर्ड उसमें ऐड होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंटली मतलब ऐसा नहीं कि चलो 2 दिन पढ़ लिया फिर 4 दिन का गैप, ऐसा नहीं था। तो कंटिन्यूअस पढ़ा, मतलब ऐसा है। हाँ ये हो सकता है 1 महीने में 1 दिन और आ सकता है जिस दिन कुछ नहीं अच्छा लग रहा है या नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, थोड़ा ब्रेक ले लिया, थोड़ा सा होम टाउन होके आ गया, या थोड़ा सा चलो फ्रेंड के साथ क्रिकेट ही खेल लिया उस दिन, 1 महीने में 1 दिन, बट 1 दिन 29 डेज तो करा है मैंने। क्या बोल रहे हो? यार जो भी बोल रहे हैं मुझे आवाज नहीं आई, या तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो। ओके वो उसके डाउट्स लेने हैं अभी? यस सर। या यस सर। आगे पढ़ाऊं अभी? सर आगे पढ़ा दो। नेक्स्ट क्लास तक कर लोगे सभी फिर वो? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग, और ये बोले मोल कॉन्सेप्ट जो मेनली हमें यहाँ पे पढ़ना है वो यही पढ़ना है, स्टोइचोमेट्री। The word stoichiometry means measurement of element. Metry means measurement. Stoichio means elements. Measurement of element during a reaction. There are various ways for the stoichiometry to relate amount of reactant reacted, amount of product produced. First one, mole method. Second one, factor level method. Principle of atomic conservation. First two method, balancing of equation is must. इसमें हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा. Third method, we don't need to balance the reaction. Principle of atomic conservation. Basically देखा जाए तो all three methods are similar. At the end result तो सबसे सेम ही मिलना है, but कैसे इंफॉर्मेशन दी गई है and how to interpret that information, वो थोड़ा सा वेरी कर जाता है.
So we are going to start with the first method. हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. चले आगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मोल मेथड से स्टार्ट करते हैं. एलिमेंट करने के लिए शिवानंद, नहीं आवाज आ रही तुम्हारी. सुदर्शन, तुमने जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब तो मैं नहीं दूंगा, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है वो. चलो, No Average problem, sir. Salary पूछी होगी sir. हाँ हाँ, ओके. मोल मेथड. सबसे पहले तो मैं केमिकल रिएक्शन डिफाइन करता हूं क्या है. एरो के लेफ्ट साइड we have to write reactant, right side of arrow we need to write product. What is this small abcd? होल नंबर. नहीं, नॉट नेसेसरी. वो बचपन वाला केस था कि होल नंबर होते थे, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, बट एबीसीडी को क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या SC. They are the numbers after balancing of the reaction. They are the coefficient of reactant and product after we balance the reaction. Is that okay? Yes, sir. Number to balance the reaction. Sir, और वो कैपिटल तो एलिमेंट्स है ना, Sorry, कैपिटल वाले एलिमेंट्स है ना. नहीं समझ में क्या एलिमेंट है? कैपिटल वाले सर लेटर्स कैपिटल एलिमेंट्स. लेटर A and B are reactants. C and D are products. A और B reactant हो गए, C और D product हो गए. एलिमेंट कुछ कंपाउंड्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं. मैं यदि एग्जांपल लूंगा, N2 plus 2H2 giving N2H4. सो यहाँ पे रिएक्टेंट हो गए N2NH2, प्रोडक्ट हो गया N2H4, कोफिशिएंट हो गया 1 to 1. इज दैट ओके? यस सर. Yes. So 2HCl N2 plus H2 giving N2H4 hydrazine.
हाइड्राजीन है। इवन N2H2 कैन रिएक्ट टू गिव अमोनिया आल्सो, बट मैंने हाइड्राजीन दूसरा कंपाउंड बनाया। चलो मोल मेथड अब क्या सजेस्ट करता है, देखो 1 mole nitrogen react with 2 moles of hydrogen to give 1 mole of hydrogen। ये बताओ 1 mole 2 mole से रिएक्ट कर रहा है तो 3 mole कितने मोल से रिएक्ट करेंगे? 6 6 6 Working with, हाँ 8 8 तो क्या हम ये बोल सकते हैं the ratio in which moles are reacted and the moles of product produced are in the ratio of their stoichiometric coefficient, they react in the ratio 1:2 and produce in the ratio 1:2:1। so mole method कुछ भी स्पेशल नहीं है, यूनिटरी मेथड, जिस रेशियो में उनके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उसी रेशियो में रिएक्ट करेंगे। सो रेशियो in which moles of reactants reacted and product produced are in the ratio of their stoichiometric coefficient। Is that okay? सर कैन यू जो एक्सप्लेन रेशियो में वही प्रोडक्ट में क्या रेशियो में वही प्रोडक्ट्स में। एक मिनट में थोड़ा सा और आगे बोलता हूँ, तुम्हारी आवाज तो नहीं आ रही मुझ पे कभी। सर कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन इसमें एक्चुअली ऐसा कुछ कहा गया है, ए के जितने भी मोल्स रिएक्ट करेंगे, एक रिएक्टेंट है, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड, अब सी प्रोडक्ट है, मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड एंड सो ऑन, moles of D produced, they are in the ratio A:B:C:D। so जिस रेशो में रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, जिस रेशो में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो रेशो उनके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशो के इक्वल होगा। क्लियर? क्या अभी कोई डाउट है यहां तक? सर नहीं समझा लेता हूं मैं एग्जाम, समझा सर। एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। सर ये फॉर्मूला ही है ना? सब कॉपी करो, मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। देखो Fe plus O2 Fe2O3 3 2 4 balanced reaction।
4 Fe plus 3 O2, 4 iron, 6 oxygen, 4 iron, 6 oxygen. Balance हो गया according to mole method. If 4 mole of iron is reacted, then 3 moles of O2 is reacted and 2 moles of Fe2O3 is produced. So 4 mole react with 3 mole to give 2 mole. ये 4 3 2 they are the ratio. मैं इसको 4 की जगह 40 ले लूंगा तो ये 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा. थर्ड पॉसिबिलिटी मतलब एक और एग्जांपल इसका थर्ड, यदि ये 12 मोल रिएक्ट कर रहे हैं मतलब इसको 3 टाइम्स कर दिया है, तो ये 9 मोल रिएक्ट करेंगे और ये 6 करेंगे. 12:9:6. क्या इन तीनों का रेशो 4:3:2 आ रहा है क्या? Yes. The ratio maintain Yes, sir. So ratio moles of reactant reacted, यहाँ पर यदि मैं मोल्स लिखूंगा Fe के जितने रिएक्ट किए, O2 के जितने रिएक्ट किए और आयरन ऑक्साइड के जितने मोल्स बने, they are in the ratio of 4:3:2. 4:3:2 are the moles in which the ratio of moles in which they are reacting or produce. Clear? अब ये क्या लिखा है सर आपने? तो ये लिखा है 12 upon coefficient 4, 9 upon coefficient 3, 6 upon coefficient 2. So जो मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं उनको उनके ही कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे जिस रेशो में वो रिएक्ट कर रहे हैं. हमने बोला ये रिएक्ट कर रहे हैं 1:2 के रेशो में, इसको 1:2 से डिवाइड कर तो दोनों सेम होना ही है फिर तो ये तीनों क्वांटिटी सेम हो रही. 12/4 3, 9/3 3, 6/2 3. So when moles reacted divided by their coefficient, then this quantity will be equal. आया समझ में? इसी से ये डिराइव हो गया. Yes. और इसमें लिखा है मोल्स को वेट बाय मोलार वेट. यदि वेट दिया तो ये वाला यूज कर लेंगे, मोल्स दिए तो ये वाला यूज कर लेंगे. Yes, Yes, sir. Yes, sir. सुदर्शन का मैसेज है स्क्रीन इज ब्लर. मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है. हाँ No, सर, sir. ब्लर हो रही है. Yes, sir. sir, सही है. clear है. Clear है sir. सर ब्लर हो. Clear क्लियर है होना sir. चाहिए. मेरे दूसरे स्क्रीन पे मुझे क्लियर दिख रहा है वो. हाँ ये हो सकता है कि मैं जब थोड़ा मूव करता हूँ तो वो थोड़ा सा ज्यादा फ्लैशी हो जाता हो. यहाँ पर मोल्स को वेट बाय मोलार वेट करें. यहाँ पर हमने मोल्स को वेट बाय मोलार वेट कर दिया है. मोल्स ऑफ बी वेट ऑफ बी अपॉन मोलार वेट ऑफ बी. इज दैट ओके गायत्री? Yes, sir. Himanshu, can you hear me? Himanshu Patil. Yes, sir. Neeraj. Yes, sir. Six by 2 3, 9/3 3, 12/4 3. All three are same. Sanika, right? So 4:3:3 होना चाहिए ना वो. नहीं ये समझो एक मिनट क्या किया है. वो तो ये है ना 4:3:2, 12:9:6. अब ये इक्वल होंगे. पहले तो ये मैं बोल रहा हूँ कि इनका जो मोल्स है वो इस रेशो में. सेकंड इसी को मैंने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. जब इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो वो इक्वल आएंगे. सो 12/4, 9/3, 6/2 ये इक्वल आने चाहिए. यदि मैं मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड करूं तो इक्वल, और यदि मोल्स का रेशो ले रहा हूं तो कोफिशिएंट का रेशो. राइट? सर सिर्फ रेशियो इक्वल Yes, आना sir. चाहिए ना. 30-20 को भी उनके कोएफिशिएंट डिवाइड करो तो सेम आता है. हाँ. So 4 moles of Fe can react with 3 moles of O2 to give 2 moles of Fe2O3. अच्छा देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन काफी बार क्या रहता है, हमें ये भी कंफ्यूजन इसमें रहता है. 4 moles Fe can react with 3 moles O2 to give 2 Fe2. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. But that does not mean कि इसका 1 mole रिएक्ट नहीं कर सकता है. इसका 1 mole भी रिएक्ट कर सकता है. ये जो है ना 4 3 2 दे आर द स्टोइचोमेट्रिक रेशियो. इस रेशियो में वो रिएक्ट करेगा. अब क्वेश्चन आता है सर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका कितना करेगा? वो यदि हमें निकालना है तो एक काम करो 4 से डिवाइड कर दो कोफिशिएंट को. 3/4 2/4. 1 mole can react with 3/4 mole to give 1 mole of Fe2O3.
सो रेशो वो होगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि इसका 4 मोल ही रिएक्ट करेगा। इज दैट ओके चारुदत्ता? Yes, sir. चलो Expansion of मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं अब रिएक्शंस के ही, तो थोड़ा सा और समझ में आएगा कि कैसे यूज करना है मोल मेथड को। मोल मेथड में और ये हर मेन एक- फॉर्म, हर एक रिएक्शन का रेशियो फिक्स्ड होता है ना? हर एक रिएक्शन में रेशो फिक्स होता है, जिस रेशो में वो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। यदि रिएक्शन सेम है तो रिएक्शन चेंज कर दी तो फिर बात अलग हो जाएगी। सर और वो बैलेंसिंग के बाद ही होगा ना? वो बैलेंसिंग के बाद, यस, बैलेंसिंग नहीं होगा तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कहां से मिलेंगे? तो बैलेंसिंग इज मस्ट टू गेट द स्टोइचोमेट्रिक रेशियो। Find the weight of oxygen required to produce 100 gram of MgO from Mg। चलो ये पहला एग्जांपल है, मैं सॉल्व करके बताऊं तुम्हें। Find the weight of oxygen required to produce 100 gram of magnesium oxide from magnesium। मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट हो गया, ऑक्सीजन दूसरा रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट MgO हो गया। पहले तो रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर लिया, यदि नहीं दिए तो बैलेंस करो, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 कर दो, 2 मैग्नीशियम, बैलेंस हो गया। इवन इफ यू वांट यू कैन राइट रिएक्शन इन दिस मैनर आल्सो, इसमें भी कुछ गलत नहीं है, दिस इज आल्सो करेक्ट। दोनों में से जिससे भी सॉल्व करना चाहो कर लो, रेशो तो सेम ही रहेगा, आंसर तो सेम ही आना है। मैं ये ले लेता हूं, चलो 100 ग्राम MgO बनाना है मुझे और इसका वेट पूछा है। मोल मेथड, मोल्स ऑफ O2 by coefficient 0.5, moles of MgO by coefficient 1. Clear? So moles of O2 by 0.5, 1/2, moles of MgO by 1. मोल्स को लिख दो, वेट ऑफ O2 अपॉन मोलार वेट 32 अपॉन 0.5, वेट ऑफ MgO which is 100 ग्राम अपॉन मोलार वेट 16 plus 24 40 अपॉन 1। सो वेट ऑफ O2 रिक्वायर्ड आ जाएगा, ये हो गया 16 इनटू ये हो गया 2.5, 5/2 40 ग्राम। सो O2 का वेट रिक्वायर्ड है 40 ग्राम। Is that okay? सर एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, सबसे सर, वो पहले second रिएक्शन step किया हमने, रिएक्शन प्रिडिक्ट करने के बाद रिएक्शन को बैलेंस किया, रिएक्शन बैलेंस करने के बाद हमने यूज किया है मोल मेथड, मोल्स ऑफ O2 बाय कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ MgO बाय कोएफिशिएंट, फिर मोल्स का फॉर्मूला यूज किया, वेट बाय मोलार वेट, इसका वेट बाय मोलार वेट 24 प्लस 16, इसका 32। सर आपने MG को क्यों नहीं लिया इसमें? मुझे ये दे रखा है, ये पूछा है तो मैं ये लिख भी दूंगा, मोल्स ऑफ Mg बाय कोएफिशिएंट, तो इसका यूज मुझे वैसे करना नहीं। हाँ, ये तुम्हें क्वेश्चन पूछ लिया जाए फाइंड द मास ऑफ Mg रिक्वायर्ड, तो फिर इन दोनों को इक्वेट करके Mg का वेट निकाल लो। either you can do one more thing, mass conservation। ये 40 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, ये 100 ग्राम बन रहा है, तो ये कितने ग्राम रिएक्ट करेगा? मास कंजर्वेशन 60। बैलेंस सेकंड फॉर्म में करना जरूरी है क्या? चलो मैं इससे सॉल्व करके बता देता हूँ, चेक कर लेते हैं इससे या इससे अलग आंसर आता है, सेम आता है। 0.5 की जगह अब मैं ले लेता हूँ 1 कोएफिशिएंट, सेम आता है। सेम आ रहा है सर। यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, एक ही बात होगी, चेक कर लो। चलो 100 by 40 is 5/2, 32 ऊपर चला गया,
और 2 नीचे रह गया, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि हम बैलेंसिंग में नंबर क्या है। तुम यहाँ पर एक काम करो, 200 ले लो, यहाँ पर 100 ले लो और यहाँ पे 200 ले लो, तब भी आंसर सेम आए। यहाँ 100, यहाँ 200, वो 0 0 तो कैंसिल होना है वैसे। समझ में आया? यस सर। यस सर। चले हम आगे। सर एक बार रिपीट कीजिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। क्या रिपीट करूं? सर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन पूरा Yes, लिखा है, पढ़ो बोर्ड पर। लिखा हुआ है वैसे, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। चलो मैं कुछ और क्वेश्चंस कराता हूं बुकलेट से। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। C1 C2 C3। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 C1 C2 C3। ये तीनों क्वेश्चन अभी ट्राई करने हैं तुम्हें, C1 C2 C3। और थोड़ा सा नोट्स में इतना ऐड कर लो, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, टोटल मास और वेट बोल दो, केमिस्ट्री में मास और वेट अलग नहीं होते हैं। मास और वेट ऑफ reactants reacted equal to total mass weight of product produced। जितना भी मास रिएक्टेंट का रिएक्ट करेगा एग्जैक्टली उतना ही मास प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। सर यस। C1 C2 C3 पार्ट 1 का या फिर 2 का? पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। अभी ट्राई करना है तीनों क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 सर कौन से क्वेश्चन? बोर्ड पे लिखे हैं देखो।
तो पोटेशियम का मास क्या है? मुझे नहीं पता, चेक योर लेक्चर नोट्स, सब कुछ लिखा रखे हैं एटॉमिक मास 20 तक, काफी पहले। ज्यादा लिखा। C1 में वॉल्यूम दिया है, मोल्स निकालना। वैसे पोटेशियम का मास C1 में तो रिक्वायर्ड नहीं है, तुम्हें मोल्स में ही डील करना है, तो मोलार वेट का तो खैर यूज ही नहीं है। मोल मेथड, यूनिटरी मेथड 10 तक जो किया है वैसे नहीं करना है। वी हैव टू यूज दैट कॉन्सेप्ट व्हाटएवर वी लर्न टुडे, दैट इज मोल्स बाय कोएफिशिएंट्स आर इक्वल। हमें वहीं से स्टार्ट। सर 1/3 मोल। देखते हैं, चलो C1 बताता हूं मैं बोर्ड पर। अच्छी बात है, बैलेंस रिएक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो मोल्स ऑफ KClO3 by कोएफिशिएंट, हमें O2 से रिलेट करना है बिकॉज वॉल्यूम ऑफ O2 इज गिवन, मोल्स ऑफ O2 by कोएफिशिएंट 3/2 1.5। सो ये हमें